हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अभी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो हरीड हैं, रश कर रहे हैं डीप सी माइनिंग के लिए और उसके लाइसेंस के लिए, उसकी माइनिंग की ऑथोरिटी के लिए, उसके रेगुलेशंस पास करवाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी के पास पहुंच रहे हैं। तो उसमें क्या इश्यूज है, क्या इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी है, कैसे वो रेगुलेट करती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी ये न्यूज़ में है क्यों? तो ये इशू न्यूज़ में आने के पीछे का कारण है कि एक ओशनिका में स्मॉल कंट्री है नौरू, और वो प्लान कर रही है कि इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी के पास वो एक एप्लीकेशन डालेगी ताकि उनका जो माइनिंग का रेगुलेशन है सी बेड ऑथोरिटी का वो जल्दी से अडॉप्ट हो जाए और वो लाइसेंस उन्हें मिल जाए फास्ट ट्रैक मोड में, ताकि वो जो भी कंपनीज को ऑथोरिटी दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं डीप सी माइनिंग उनके एरिया में करने के लिए, वो अपनी माइनिंग की प्रोसेस को चालू कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि नौरू है कहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए नौरू ओशनिका में एक स्मॉल कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और ये लगभग 4500 किलोमीटर्स अवे है ऑस्ट्रेलिया से। और ये लीड कर रही है एक्चुअली, जो कंपनीज को स्पॉन्सर कर रही है इस रीजन में कंट्रीज, यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं। नौरू एक हो गया, दूसरा है किरीबाती और तीसरा इसी जगह पे यहाँ पर एक कंट्री है टोंगा। तो ये 3 कंट्री का कंसोर्टियम एक कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी में लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ पर जो कंट्रीज है वो अप्लाई कर रही हैं अंडर द 2-year रूल। ये इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी का एक रूल है जिसमें कि ISA सी बेड माइनिंग के लिए गो अहेड देती है, रेगुलेशंस को पास करती है, लाइसेंस इशू करती है और वो विदिन 2 ईयर्स करती है। तो यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी उसके बाद 2 साल के अंदर उन्हें इस कंट्री को लाइसेंस देना पड़ेगा, उनके रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करके उसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नौरू का प्लान था 30 जून को ये एप्लीकेशन फाइल करने का। हालांकि अभी ISA ने यहाँ पर इस मीटिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, तो मे बी ये जुलाई में होगा। लेकिन व्हाट एवर विल बी द सिचुएशन, यहाँ पे नौरू पूरी वार फुटिंग मोड में है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी ये रेगुलेशन पास करवा के लाइसेंस मिल जाए। और यहाँ पर ये लोग देखिए इतना परेशान क्यों है, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं मैप, इसमें जो भी ग्रीन पैचेस आप लोग देख रहे हैं ओशनिक रीजन में, ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का रीजन है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका अक्रॉस लगभग सारे ओशनिक रीजन्स में है एक्सेप्ट आर्कटिक रीजन। प्लस यहाँ पर देखिए कोबाल्ट रिच क्रस्ट भी है जो कि येलो कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंडियन ओशन रीजन में भी आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और कोबाल्ट रिच रीजन्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पर सल्फाइड का भी अवेलेबिलिटी है, जो रेड डॉट से हम लोग देख रहे हैं ये सल्फाइड का रीजन है। और ये सल्फाइड पूरा जो फ्रैक्चर जोन्स है, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी है, बाउंड्रीज है, वहाँ पर सल्फाइड्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्साइड कर रहा है। जहाँ जहाँ पर कन्वर्जेंट जोन है या डाइवर्जेंट जोन है, जहाँ पर भी फ्रैक्चर जोन्स हैं। तो ये लोग अभी यहाँ पर डीप सी ओशन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए? इसके पीछे का रीजन ये है, जो ऑनलैंड माइनिंग होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है सबसे पहले। दूसरी चीज क्या है कि अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होते जा रही है, जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि सल्फाइड हो गया, कोबाल्ट हो गया या पॉलीमेटालिक नोडल्स में जो जिंक और डिफरेंट टाइप के मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे ऑन लैंड कम होते जा रही है और यहाँ पर कॉस्टली भी है ये अफेयर
माइनिंग का। तो इन सब चीज़ों के कारण प्लस जब से यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की बात आई है तब से बैटरीज के रिक्वायरमेंट फॉर पावर स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। और कोबाल्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है और इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज जो भी हैं अपने EEZ में डीप सी माइनिंग करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ से वो कोबाल्ट और डिफरेंट जो मिनरल मटेरियल्स हैं वहाँ से हार्नेस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए नोरो, किरिबाती और टोंगा ने स्पॉन्सर किया है जिस कंपनी को, उसका नाम है द मेटल्स कॉर्पोरेशन। द मेटल्स कॉर्पोरेशन जो है एक वैंकूवर बेस्ड कैनेडियन कंपनी है। ये कंपनी कनाडा में वैंकूवर में बेस्ड है जो कि यहाँ पर नोरो, किरिबाती और टोंगा से स्पॉन्सर लेकर और यहाँ पर माइनिंग करने का सोच रही है इस रीजन में। तो यहाँ पर इस रीजन में जैसा हमने देखा कि ये नोरो का जो लोकेशन है इसी के आसपास पूरा किरिबाती और टोंगो भी है और देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिनरल का अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और कोबाल्ट हैं इन दोनों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इससे कंट्री से स्पॉन्सर करवाया है, क्योंकि जो भी कंट्री स्पॉन्सर करेगी तो वो लाइसेंस दे सकती है, मतलब कि किसी भी कंपनी को अथॉरिटी दे सकती है माइनिंग में सिर्फ अपने एरिया में। तो यहाँ पर जो EEZ है इन तीनों कंट्रीज का मिलाकर बहुत बड़ा एरिया बनता है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनका जो वर्ल्ड मैप पे ट्रायंगुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके कारण यहाँ पर ये जो कंपनी अगर लाइसेंस मिलता है इन्हें तो इनके पास माइनिंग के लिए बहुत बड़ा रीजन रहेगा। तो ये कंपनी फॉर्मली नोन थी एज अ डीप ग्रीन, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पर कंसर्न रेज किया कि कोई भी माइनिंग एक्टिविटी कभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो नहीं सकती है, तो वो ग्रीन हो नहीं सकती है। इसके कारण इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही चेंज करके द मेटल्स कॉर्पोरेशन कर दिया। तो यहाँ पर ISA के पास ये लोग गए जो कंट्रीज हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी को जब डीप सी माइनिंग की लाइसेंस मिलेगी तो वो जो कंट्री है या तो उसकी सब्सिडियरी रहे, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी रहे, या फिर उस कंपनी के बाद अगर वो कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं है तो कोई कंट्री उसे स्पॉन्सर करे एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस का, तभी जाकर प्राइवेट कंपनी डीप सी माइनिंग कर सकती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली, जैसे लैंड पे होता है कि डायरेक्टली कंपनी को मिल जाती है लाइसेंस, वो कंट्री दे देती है, तो वैसा नहीं है। सबसे पहले लाइसेंस मिलती है कंट्री को, किसी कंट्री को मिलेगी जिनके EEZ में या उनके एम्बिट में, उनके जुरिस्डिक्शनल एरिया में अगर वो चीज़ है, तो उसके बाद वहाँ पर वो कंट्री दूसरे जो कंपनीज हैं उनको सबलेट कर सकती है। और इसीलिए यहाँ पर नोरो ने ट्रिगर किया है 2 इयर्स रूल, ताकि वो जल्दी से जल्दी लाइसेंस ले सके और बाद में फिर द मेटल्स कॉर्पोरेशन को वहाँ पर माइनिंग की अथॉरिटी दे सके। तो यहाँ पर देखिए ISA क्या है। ISA जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किंगस्टन जमाइका बेस्ड है। किंगस्टन जमाइका में इसका हेड क्वार्टर है और इसका जो 3 मेजर वर्क है, पहला है ऑर्गेनाइज करना, दूसरा रेगुलेट करना और तीसरा कंट्रोल करना कोई भी मिनरल माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी जो कि इंटरनेशनल सी बेड एरिया में हो, यानी कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन। जो टेरिटोरियल वाटर होता है किसी भी कंट्री का, उसके बाहर जो भी इंटरनेशनल वाटर में माइनिंग एक्टिविटी होगी EEZ में, तो उसको रेगुलेट करेगी, उसको ऑर्गेनाइज करेगी और उसके प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगी, एग्जामिन करेगी और उसके लिए रेगुलेशंस पास करेगी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। और यहाँ पर एक और फैक्टर है कि जो भी माइनिंग 200 मीटर से ज़्यादा के डेप्थ में हो रहा है उसे ही डीप सी माइनिंग कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो डीप सी माइनिंग के एम्बिट में नहीं आता है। प्लस यहाँ पर ये देखिए कि इसे स्टैब्लिश किया गया था अनक्लॉज के तहत, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। तो ये जब कन्वेंशन साइन हुआ, रेटिफाई हुआ, जिन कंट्रीज ने रेटिफाई किया उन्हीं लोगों ने फिर ISA में ज्वाइन किया। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में करेंटली अभी 168 मेंबर्स हैं और इसको इस्टेब्लिश किया गया था
16 नवंबर 1994 को, जब उसका पहला इंटरिम मीटिंग हुआ जमैका में, किंगस्टन में, तब से ये फॉर्म हुआ है। और इसमें कोई भी कंट्रीज जो भी UNCLOS को साइन करती है, रेटिफाई करती है, वो ISA को भी ज्वाइन कर सकती है और वहां से फिर डीप सी माइनिंग के लिए ऑथोरिटी ले सकती है, लाइसेंस ले सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लोग इस चीज़ पे कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीप सी माइनिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और इस चीज़ में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उसके सपोर्ट में गूगल और BMW जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। तो ये यहाँ पर इशू क्या हो रहा है? सबसे पहली बात है कि डिस्टर्बेंस टू द सी फ्लोर, जो सी फ्लोर का इक्विलिब्रियम है, वहाँ से जब मिनरल्स को स्क्रैप आउट किया जाएगा, क्योंकि जो हैवी मशीनरी है उसके थ्रू ही वहाँ सक्शन किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा जो भी मिनरल्स हैं उन्हें, और उसके कारण वहाँ पर इशू हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डिस्टर्बेंस होगा, जो लैंडस्केप का चेंजेस आएगा, उसके कारण जो वहाँ पर फ्लो फाउना है, जो डीप ओशन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर ये कहना है इनका कि बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उस रीजन के इंडेमिक हैं, यानी कि वो सिर्फ उसी रीजन में मिलते हैं और दूसरे रीजन में कहीं नहीं मिलते हैं, तो उनका ऑल टुगेदर एक्सटिंक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड चीज यहाँ पर कही जा रही है कि सेडिमेंट्स प्लम्स, यानी कि जब भी स्क्रैपिंग होगा तो वहाँ पर टर्बिडिटी जनरेट होगी, यानी कि सेडिमेंट्स वहाँ पर फैलेंगे, क्योंकि वो जब सेटल्ड सेडिमेंट्स है वो मशीन की स्क्रैपिंग के कारण वहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो वाटर में डिसॉल्व होंगे और उसके बाद वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने एरिया को अफेक्ट करेंगे और कितना ज़्यादा दिन तक वो टर्बिडिटी वहाँ पर रहेगी, इन सब चीज़ों के लिए अभी स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये स्टडी जब तक नहीं होती है तब तक ये इन्वायरमेंटल कंसर्न ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जब तक कितना इन्वायरमेंटल डैमेज होगा ये असर्टेन नहीं कर लेते हैं तब तक वहाँ पर डीप सी माइनिंग एक डेंजरस टास्क है, एक डेंजरस एक्टिविटी है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड थिंग यहाँ पर कही जा रही है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत तरह के होंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी वहाँ पर माइनिंग होगी तो नॉइज पॉल्यूशन होगा, उसके बाद वहाँ पर लाइट का पॉल्यूशन होगा, यानी कि जो भी डीप सी माइनिंग होगी तो वहाँ पर जो मशीनरीज चलेगी तो वहाँ पर नॉइज जनरेट होगा, उसके कारण जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टरबेंस होगी, वो अपने उस क्लाइमेट में एक्लेमेटाइज नहीं हो पाएंगे, तो उनके एक्सटिंक्शन का या उनके दूसरे एरिया में मूव करने के चांसेस हैं। एंथ्रोपोजेनिक लाइट वहाँ पर जनरेट होगी, क्योंकि कभी मशीनरीज खराब होती है या उनके ऑब्जर्वेशन के लिए जो कैमराज मशीनरी के साथ रहेंगे उनके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ पर उनके साथ लाइट्स भी डाली जाएंगी, तो वो वहाँ पर लाइट का जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो डीप ओशन में बहुत कम लाइट पेनिट्रेट होता है, नेचुरल लाइट जो होता है, तो उसके कारण वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है वो लो लाइट में या नो लाइट में रहने की आदत हो चुकी है उन्हें। और जब यहाँ पर डीप ओशन में लाइट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण पहुँचेगा तो उनके बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में और उसके कारण उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। प्लस यहाँ पर होगा ऑयल स्पिल्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सो इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऑयल स्पिल्स है, ग्रीसिंग्स है, मशीनरीज के पार्ट पुर्जों के टूटने फूटने के चांसेस है, बहुत सारी चीज़ें, या फिर जो मेटल्स यूज होंगे वहाँ पर मशीनरीज में, तो वैसे भी मेटल्स हो सकते हैं जो कि वहाँ पर टॉक्सिक हो डीप सी ओशन में। तो इन सब चीज़ों में देखते हैं अब आगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे इस पे इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं, कैसे इसे रेगुलेट करते हैं, अगर माइनिंग करते भी हैं तो वो कितना सेफ होगा, इन सब चीज़ों पे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसे भी आप फॉलो करें, और हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।